अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि बाइनरी सर्च ट्रीज लिंक लिस्ट और एरेज के मुकाबले में आपको क्यों एक अच्छा डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर हमें रियलाइज हुआ कि बाइनरी सर्च ट्री अगर एक ही तरफ उसका झुकाव हो जाए तो उसमें सर्च का ऑपरेशन बिगो एंड टाइम में चला जाता है। बिगो एंड टाइम में सर्च का ऑपरेशन जाने की वजह से आपका इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन भी खराब हो जाता है। उसके लिए हमें एक ऐसा ट्री चाहिए जो अपने आप को बैलेंस करता है। ऐसा बाइनरी सर्च ट्री चाहिए जो अपने आप को बैलेंस कर सके। इस केस में बाइनरी सर्च ट्री को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, इस केस में हमारे पास मल्टीपल सजेशन मौजूद है। पहला आइडिया ये है कि हमारा जो ट्री है उसकी हम रोटेशन करें जब तक ट्री बैलेंस नहीं हो जाता। पहली रोटेशन क्या हो सकती है, आप वाई से अपने ट्री को पकड़ें और वाई से ट्री को ऊपर उठा लें। लेकिन जो ट्री बना है वो बाइनरी नहीं है। ये बाइनरी नहीं है। दूसरा केस ये हो सकता है कि बी को हम नीचे ले जाएं। इसमें बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी मौजूद है कि हर नोड के दो चिल्ड्रन हैं, एट मोस्ट दो चिल्ड्रन हैं। इसमें ये बात बताना चाहूँगा कि जो एक्स वाई सी ए बी हैं ये कीज नहीं है, ये जस्ट वेरिएबल नेम्स हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मेंटेन किया है तो आपको इनकी वैल्यूज को भी मेंटेन करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू हो, राइट साइड पे बड़ी वैल्यू हो। हम वैल्यूज के हिसाब से देखते हैं कि अगर वैल्यूज भी ट्री में मौजूद हैं, आप रोटेशंस करें तो क्या बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है कि लेफ्ट साइड पे छोटे वैल्यूज हो, राइट साइड पे बड़ी वैल्यूज हो। लेट्स से कि हम 5 से पकड़ के अपने ट्री को ऊपर उठाते हैं तो हमारे पास ये ट्री बन जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी के मुताबिक है और इनकी वैल्यूज भी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज के मुताबिक हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये है कि जब भी कोई आपको चीज अनबैलेंस लगती है आप उसको तब तक रोटेशन करें जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। लेकिन इस रोटेशन का अनबैलेंस के साथ क्या ताल्लुक है? अनबैलेंस से मुराद कितना बैलेंस है, क्या किस तरह की वैल्यूज होंगी कि आप इसको बैलेंस समझेंगे, ट्री की हाइट कितनी होगी। इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सेकंड आइडिया ये है कि आप कोई प्रॉक्सी बना लें बैलेंस की कि इस हद तक ये चीज़ बैलेंस हो जाए तो हम ट्री को बैलेंस समझेंगे, बजाय इसके कि हम परफेक्ट बैलेंस पे जाने की कोशिश करें। परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि आपके नोड्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। जब नोड्स कम ज़्यादा होंगे तो 7 नोड्स हैं तब भी एक जैसा ट्री बनेगा, 8 नोड्स हैं तब भी ट्री की हाइट उतनी होगी। कहीं ना कहीं पे अनबैलेंस तो रहेगा। हमें एक प्रॉक्सी बैलेंस की ये बनानी है क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं कि ये अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है तो हम ये समझें कि ये ट्री बैलेंस्ड है और हम रोटेशंस करें जब तक उस प्रॉपर्टी को हम मेंटेन नहीं कर लेते। इसके मल्टीपल केसेस हैं आज जो हम इस क्लास में देखेंगे, डेट इज आरबी, रेड ब्लैक ट्रीज। The first main topic in this video is the introduction of RB trees, the introduction of the properties so that the trees should be self-balanced. रेड ब्लैक ट्री एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री है जो अपने आप को खुद बैलेंस करता है। बाय हैंड आपको बार बार बैलेंस करके नहीं देखना पड़ेगा कि किस तरफ को हम जाएंगे तो ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो मेन आइडिया है वो ये है कि आप ब्लैक नोट्स को बैलेंस करें और रेड नोट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें हम ये देखते हैं कि रेड ब्लैक ट्रीज की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमने बैलेंस के लिए एज अ प्रॉक्सी सेट किया है। कोई भी नोड है वो या तो उसका कलर रेड होगा या ब्लैक होगा। जो रूट नोड है वो हमेशा ब्लैक नोड होगा। जो नील चिल्ड्रन हैं वो भी ब्लैक होंगे। जो अगली जितनी भी स्लाइड्स आएंगी हम उसमें नील को ड्रा नहीं करेंगे। जो रेड नोड्स हैं उनके चाइल्ड भी हमेशा ब्लैक होंगे। किसी भी नोड x के लिए x से लेके नील तक का जो पाथ है तमाम के तमाम पाथ में नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स सेम होंगे।
सो हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें। सो ये कुछ ट्रीज हैं, हमें ये देखना है कि क्या इन प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक ट्री नंबर 1 जो है वो बैलेंस है या ट्री नंबर 2 जो है वो बैलेंस है या नहीं है। जो फर्स्ट ट्री है जो आपको लेफ्ट साइड पे टॉप पे नजर आ रहा है, उसमें ब्लैक हाइट दोनों तरफ सेम है, रूट नोड भी ब्लैक है। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज मेंटेन होती हैं। जो बाकी अगर उनमें देखा जाए तो पहली प्रॉपर्टीज में वायलेट हो जाती है कि जो रूट नोड है वो ब्लैक नहीं है। जो अगला ट्री है उसमें ये प्रॉपर्टी वायलेट हो जाती है कि रेड नोड के चिल्ड्रन हमेशा ब्लैक होंगे। जो इससे अगला ट्री है उसमें ये प्रॉपर्टी वायलेट हो जाती है कि जो ब्लैक हाइट है इस ट्री में वो सेम नहीं है दोनों पाथ पे। ये हमने रूल्स क्यों बनाए कि रेड ब्लैक नोड्स होने चाहिए, ब्लैक हाइट जो है वो हर पाथ पे सेम होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक अच्छा बैलेंस मेंटेन हो जाता है। ब्लैक नोट्स बैलेंस हो जाते हैं, जो रेड नोट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें उनके बारे में कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। सो इस प्रॉपर्टी को हम ट्री के अंदर नोड्स इंसर्ट करते हुए या डिलीट करते हुए मेंटेन कर सकते हैं। ये परफेक्ट बैलेंस तो नहीं है, लेकिन एक वीक बैलेंस या प्रॉक्सी फॉर द बैलेंस के तौर पे बिहेव करता है। सो हमने ये कहा कि जब हम रेड ब्लैक ट्रीज की प्रॉपर्टी को मेंटेन करेंगे तो एक तकरीबन अच्छा बैलेंस आपको मिल जाएगा। इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं कि ये जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं वो ठीक है। हम एक ऐसा रेड ब्लैक ट्री मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जो अनबैलेंस्ड है। सो हम लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे सारे के सारे नोट्स एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो हमने ये देखा कि हमने रेड ब्लैक करने की कोशिश कर दी, लेकिन इसके बाद आपके पास मज़ीद दो नोट्स हैं, वो आपको इस साइड पे लाने पड़ेंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इस पूरे पाथ के ऊपर आपको ब्लैक हाइट सेम रखनी है। सो जब आपको ब्लैक हाइट सेम रखनी पड़ेगी तो यहाँ पे आपको दो नोट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे जो इस बैलेंस को मेंटेन कर सकें। सो हम ये कहते हैं कि जो एक पाथ है रेड ब्लैक ट्री में, वो मिनिमम भी छोटा होगा तो उसके ट्वाइस से छोटा होगा, या कोई भी एक पाथ है उससे डबल हो सकता है। क्योंकि आप एक तरफ रेड ब्लैक भी कहते हैं, दूसरी तरफ सिर्फ ब्लैक नोट चले जाएं तो एक पाथ आपका डबल हो जाएगा और एक उसका हाफ होगा। रेड ब्लैक ट्री with n non-nil nodes is at most 2 log n plus 1। इसको देखते हैं कि हाइट जो है रेड ब्लैक ट्री की एट मोस्ट 2 log n plus 1 कैसे हो सकती है। सो लेट्स से bx is the number of black nodes in any path from x to nil। इसमें x को हम एक्सक्लूड करेंगे और nil को इंक्लूड करेंगे। सो x से लेके नील तक जितने भी ब्लैक नोड्स हैं वो bx कहलाएगा, डेट इज ब्लैक हाइट ऑफ द ट्री। सो हम ये कहते हैं कि देयर आर एट लीस्ट 2 raised to power bx minus 1 non-nil nodes in the subtree underneath x। सो x के अंडर जो है वो 2 raised to power bx minus 1 non-nil nodes हैं, x को इंक्लूड करते हुए। इसका प्रूफ हम देखेंगे क्लास में। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आप बुक से इसका प्रूफ देख सकते हैं। जो हमारा क्लेम ये कहता है कि n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 raised power b रूट माइनस 1। सो x जो है वो रूट है, हम पूरे ट्री की बात करेंगे। सो b x के यहाँ पे हमने रूट लिख दिया है। हम ये कह रहे हैं कि जो एट मोस्ट जो नोड्स हैं, जो एटलीस्ट नोड्स हैं उसमें हमारे ट्री में वो n है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 raised by b रूट माइनस 1। जो ब्लैक हाइट है b रूट, हम उसे कह सकते हैं कि हाइट डिवाइडेड बाय 2 बनेगी, क्योंकि ब्लैक हाइट जो मैक्सिमम एक पाथ की होगी वो हाफ हो सकती है। हमने जैसा कि पिछली स्लाइड में देखा था कि कोई भी पाथ जिसपे रेड और ब्लैक आपस में मिक्स हुए हों तो उस हिसाब से ब्लैक हाइट हाफ हो जाएगी।
इसको इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास हाइट आती है लेस देन इक्वल टू 2 log n प्लस 1। सो इसको हम इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, इस तरह मैथमेटिकली भी हमने अपने क्लेम की बेस पे बताया कि कैसे हाइट 2 log n प्लस 1 बनती है। बाइनरी सर्च ट्री में हमने ये देखा कि जितने भी ऑपरेशन हैं वो सर्च पे डिपेंड करते हैं, और ट्री के अंदर सर्च उस ट्री की हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। सो अगर आपके पास रेड ब्लैक ट्री की जो हाइट है डेट इज 2 log n है, तो इसको हम बिगो log n कह सकते हैं। सो डेप्थ रेड ब्लैक ट्री की बिगो log n है, सो आपका इंसर्शन और डिलीशन और सर्च का ऑपरेशन log n में परफॉर्म होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो हमने प्रॉक्सी फॉर बैलेंस सेट की है, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है जिससे आपका ट्री बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आपके जो ऑपरेशन हैं वो वर्स्ट केस में भी आपको ज़्यादा कॉस्ट इनकर नहीं करेंगे। इससे पहले कि हम ट्री के ऑपरेशन देखें, इंसर्शन और डिलीशन, जब भी आप इंसर्शन या डिलीशन करेंगे आपको ट्री फिक्सअप करना पड़ेगा। ट्री फिक्सअप में कुछ हेल्पिंग ऑपरेशन हैं जिन्हें हम रोटेशन का नाम देते हैं। सबसे पहले हम रोटेशंस को देखेंगे कि ट्री के अंदर हम रोटेशंस कैसे कर सकते हैं। जब भी आप इंसर्ट या डिलीट के ऑपरेशंस रेड ब्लैक ट्रीज पे परफॉर्म करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज बाइनरी सर्च ट्री की या रेड ब्लैक ट्री की वायलेट होंगी, जिन्हें आप रोटेशन से ठीक कर सकते हैं। सो रोटेशन के अंदर दो ऑपरेशन है हमारे पास, लेफ्ट रोटेट एंड राइट रोटेट। लेफ्ट रोटेट में अगर आप एक्स के ऊपर लेफ्ट रोटेट अप्लाई करें तो एक्चुअली जो आपके पास ट्री बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा कि आपने वाई से ट्री को पकड़ के ऊपर उठा दिया। जब आप राइट रोटेट वाई के ऊपर अप्लाई करें, एक्चुअली यहाँ पे आपने वाई के ऊपर राइट रोटेट अप्लाई किया है, तो एक्स से आपने ट्री को पकड़ के ऊपर उठाना है जिससे ट्री को अपने आप को एडजस्ट करेगा। अब ये कुछ कांस्टेंट ऑपरेशंस हैं जो लेफ्ट रोटेशन के ऊपर अप्लाई होंगे। सो इनको एक दफ़ा ड्राई रन करके देख लेते हैं जो ट्री हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास ये वाला ट्री है, इसके ऊपर हम लेफ्ट रोटेट अप्लाई करना चाहते हैं। y को हमने डिफाइन किया, y इज इक्वल टू एक्स डॉट राइट एंड x डॉट राइट इज इक्वल टू y डॉट लेफ्ट। सो x के जो राइट पे हम ये कहते हैं कि y का लेफ्ट एलिमेंट बीटा लगा दें। सो y के जो लेफ्ट पे जो एलिमेंट था वो हमने इधर x के राइट पे लगा दिया। x के जो लेफ्ट पे एलिमेंट था वो वहीं का वहीं रहेगा। सो अगर ये वाला सब ट्री जो जिसको आपने बीटा का नाम दिया ये नील के इक्वल नहीं है तो इसका पेरेंट भी आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि हर पॉइंटर के पास उसका पेरेंट का एड्रेस मौजूद होता है। सो अगर आपने बीटा यहाँ पे लगाया है तो इसका पेरेंट भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, डेट इज x। चूंकि हमने y से पकड़ के अपने ट्री को ऊपर उठाया है तो y का जो पेरेंट है वो वाला पेरेंट बन जाएगा जो x का पेरेंट था। सो x का पेरेंट हम y के पेरेंट के इक्वल सेट कर दिया है। सो केस ये भी हो सकता है कि जो x है वो पहले से रूट एलिमेंट था। रूट एलिमेंट होने का मतलब है कि उसका पेरेंट नील है। अगर तो x इटसेल्फ रूट एलिमेंट था, ट्री के अंदर रूट एलिमेंट को भी आपने अपडेट करना है। सो रूट एलिमेंट अब क्या बन जाएगा y। सो y से पकड़ के आपने ऊपर उठाया, अगर उससे ऊपर कोई ट्री मौजूद है तो वो एज अ पेरेंट सेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर उसका पेरेंट नील है तो रूट की प्रॉपर्टी आप मेंटेन करेंगे। और एट द एंड हम y के जो लेफ्ट पे x को लगा देंगे, x का जो पेरेंट है वो y के इक्वल सेट कर देंगे। सो ये कांस्टेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो लेफ्ट रोटेशन के ऊपर अप्लाई होंगे। इसी तरह के सिमेट्रिक ऑपरेशंस आप अप्लाई करके राइट साइड पे भी राइट रोटेशन भी कर सकते हैं। हम लेफ्ट रोटेशन को एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से यू वांट टू अप्लाई द लेफ्ट रोटेशन ऑन द नोड 8। सो 8 जो नोड है उस पर आपने लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करनी है। लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करने के लिए मैं इसको x कह देता हूँ, इसको y कह देता हूँ। इसके अलावा ये जो सब ट्री है इसको आप अल्फा भी कह सकते हैं, इसको कोई नेम दे देते हैं, इसको बीटा कह देते हैं और इसको गैमा कह देते हैं। सो इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे, जो y है वो टॉप पे चला जाएगा। सो जो y है डेट इज 10 वो टॉप पे चला जाएगा, उसके लेफ्ट पे x आ जाएगा।
सो x 8 आ गया। y के जो राइट साइड पे था ये 15, ये वहीं पे राइट साइड पे रहेगा। सो जो 15 है जिसे आप गैमा का नाम दे रहे थे, यहाँ पे कोई भी सब ट्री हो सकता है। सो हमारे सब ट्री में सिर्फ एक नोड है, डेट इज 15। x का जो लेफ्ट एरिया है वो है गैमा। अब ये सब ट्री हम यहाँ पे लगा देते हैं 4 3 5। सो दिस इज अल्फा। सो x के राइट साइड पे क्या लगेगा? x के राइट साइड पे जो y के लेफ्ट पे था वो बीटा लगेगा। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसमें जस्ट आपने एक चीज याद रखें कि जो लेफ्ट रोटेशन आप करते हैं तो y टॉप पे आ जाता है, चूंकि लेफ्ट रोटेशन होती है y टॉप पे आएगा, x उसके नीचे लग जाएगा। x का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो एज इट रहेगा। क्योंकि आप लेफ्ट रोटेशन कर रहे हैं तो आप y के लेफ्ट साइड वाली चीज देखेंगे बीटा। सिर्फ वो अपनी पोजीशन या अपना पेरेंट वो चेंज करेगा। वो पेरेंट क्या बन जाएगा? x का राइट चाइल्ड बन जाएगा। सो जब भी आपने लेफ्ट रोटेशन करनी है y का राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड जो है वो x का राइट चाइल्ड बन जाएगा। इसके अलावा कोई चेंज कहीं पे भी नहीं आएगी। लेट्स सी कि इसी ट्री पे राइट रोटेशन कैसे अप्लाई करते हैं। लेट्स से मैं 8 नोड के ऊपर राइट रोटेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो चूंकि आपने 8 के ऊपर राइट रोटेशन अप्लाई करनी है, 8 को मैं x कह देता हूँ, 8 को हम x कह देते हैं, जो 4 है उसको y कह देते हैं, और जो बाकी ट्री है उसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसको अल्फा कह देता हूँ, इसको बीटा कह देता हूँ, और इस सब ट्री को मैं गैमा कह देता हूँ। सो इसकी राइट रोटेशन अप्लाई करेंगे। चूंकि आप राइट रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, x जो है वो 8 है वो नीचे चला जाएगा, और y जो है वो x का पेरेंट बन जाएगा। सो इसके अलावा जो बाकी नोड्स हैं वो कैसे लगेंगे? y के दिस इज y, दिस इज x। y के लेफ्ट पे अल्फा था, अल्फा को उसी स्पेस पे हम ले आते हैं 3। x के राइट साइड पे गैमा था, उसको भी उसी पोजीशन पे लगा देते हैं 10 9 15। मसला रह गया बीटा का। बीटा कहाँ पे जाएगा? क्योंकि ये अल्फा हो गया, सॉरी गैमा, दिस इज अल्फा। सो बीटा की आप स्पेस सोचे, बीटा की स्पेस कहाँ पे हो सकते हैं? क्योंकि x के राइट साइड पे भी एक चाइल्ड मौजूद है, डेट इज गैमा। y के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों पे चाइल्ड मौजूद है। जो एक ही स्पेस बाकी बचती है वो है y का x का लेफ्ट। x के लेफ्ट पे बीटा चला जाएगा, डेट इज 5। हमें ये देखना है कि जब भी हम लेफ्ट रोटेशन या राइट रोटेशन अप्लाई करेंगे तो बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज मेंटेन रहनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट पे छोटा चाइल्ड, राइट पे बड़ा चाइल्ड होना चाहिए नोड से। सो आप इसमें देखें कि जब आपने राइट रोटेशन अप्लाई की तो स्टिल आपकी हाइट चेंज होती है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है बाइनरी ट्री की वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट ऑपरेशन इन द रेड ब्लैक ट्री इज ट्री इंसर्शन। Let's say we want to insert 4 in this tree. According to binary search tree, we have to insert 4 according to the policy that the left child should be the smaller than the node, and the right child should be greater than that node. Let's say we insert 4, we will go to the 11, and we will move to the left, and from the left 2 we will move to the right towards the 7, and from the 7 we will move to the 5, and from the 5 we will move to the left. So here we will insert 4. So what should be its color? Its initial color should be red. So I will color it red. So the inserted node is Z, and 5 is Z dot P, the parent of the Z, and 7 is Z's grandparent, and 8 is the Y, and Y is actually the uncle of the Z.
So the case 1 in the insertion is red. The Z's uncle is red. In this case, you just have to flip the color. Flip the color of Z dot parent, uncle and Z's grandparent. So in this case, we will color Z dot parent and Z's uncle to the black and Z's grandparent to the red color. So Z's grandparent will be colored red and Z's parent will be colored black and Z's uncle will also be colored red. After doing so, we will set the Z's equal to Z dot parent dot parent. So we will move 2 steps up to fix the red black tree. So in this case, you will consider these two nodes. Both of these are red, which will violate the properties of the red black trees. So in this case, we will again check which case will be applied. So हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो केस 1 था उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया और हमने Z को ऐसा रेड इंसर्ट किया, Z के पेरेंट और Z के अंकल को हमने ब्लैक कर दिया और Z के ग्रैंड पेरेंट को हमने रेड कर दिया. सो अगेन हम देखते हैं कि 2 का जो चाइल्ड है वो 7 है. सो एक प्रॉपर्टी वायलेट होती है कि Z के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होना चाहिए. तो ये रिकर्सिव प्रोसेस है. हमने Z को सेट किया Z के ग्रैंड पेरेंट पे, हम ऊपर 7 पे आ गए. सो आप इस तरह का केस ले लें कि एक्चुअली अब आप 7 आपने इंसर्ट किया है, डेट इज Z और वो Z है. इसमें अगर Z का पेरेंट देखा जाए तो इट इज़ 2 एंड Z का ग्रैंड पेरेंट इज 11, Z डॉट पेरेंट और Z का जो अंकल है वो है Y, डेट इज 14. So in this case we will apply the left rotation on the Z. So here you will apply the left rotation. So इसको अप्लाई करके देखते हैं. इनिशियली आपका जो ऊपर 11 है वो वैसे ही रहेगा, इस साइड पे फर्क नहीं पड़ेगा. मैं इसका कलर अभी सेट नहीं कर रहा, कलर हम एंड पे सेट करेंगे. सो जस्ट लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करके देखते हैं. सो 15 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा. लेफ्ट रोटेशन जो हो रही है वो इस एरिया में हो रही है. सो जब आप Z पे लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करेंगे 7 ऊपर आ जाएगा और जो 2 है वो उसका चाइल्ड बन जाएगा और 2 का चाइल्ड 1 वैसे ही रहेगा. 7 का जो चाइल्ड है राइट चाइल्ड वो भी एज इट इज रहेगा और ये जो सब ट्री है ये 2 के लेफ्ट पे आ जाएगा. सो 2 के लेफ्ट पे 5 और 4 आ जाएगा. सो इस तरह से हमने लेफ्ट रोटेशन अप्लाई कर ली. हम अगली स्लाइड में जाके देखते हैं कि इसकी कलरिंग स्कीम क्या है. कलर वैसे के वैसे ही रहेंगे जो एक्चुअली ट्री जिसके ऊपर आपने रोटेशन अप्लाई की है उसमें जो कलर्स थे. सो रोटेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो जस्ट आप ट्री की हाइट चेंज करते हैं, उसमें कलर स्कीम कोई भी चेंज नहीं होगी. और ट्री की हाइट चेंज करते हुए हम ये मेक श्योर करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज हम मेंटेन रखें. सो हमने हमारे पास केस 1 था जहाँ पे हमने केस 2 अप्लाई किया है. एक्चुअली हम केस 1 को हैंडल कर चुके थे यहाँ पे. तो जब हमने केस 2 इस पे अप्लाई किया तो हम यहाँ पे आ गए जिसमें हमने इस एरिया पे रोटेशन की. सो एक बात यहाँ पे याद रखने की है कि जो फर्स्ट केस है उसमें Z का अंकल रेड होता है. केस 2 और 3 में Z का अंकल ब्लैक होता है. लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि केस 2 में Z राइट चाइल्ड होता है और केस 3 में Z लेफ्ट चाइल्ड होता है. सो जब Z जो है वो राइट चाइल्ड होगा और Z का अंकल ब्लैक होगा उस केस में आप याद रखें कि आपने केस 2 अप्लाई करना है. एक और सिंपल टिप हो सकता है इस बात को याद रखने का, वो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल बनती है तो तब आपने केस 2 अप्लाई करना है. और अगर Z का अंकल ब्लैक है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो एक्चुअली आपको केस 3 अप्लाई करना है. तो अब हम आगे देखते हैं कि केस 3 को आप कैसे हैंडल करेंगे. केस 2 अप्लाई करने के बाद हम इमीडिएटली केस 3 पे मूव कर जाएंगे जिसमें Z का जो अंकल हैं उनका कलर ब्लैक है और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन मौजूद है.
यानी कि z अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है। सो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में दो काम आप करेंगे, रिकलरिंग करेंगे और z के ग्रैंड पेरेंट के ऊपर हम राइट रोटेशन अप्लाई करेंगे। सो रिकलरिंग में आपने इसको ब्लैक करना है, इसको रेड करना है। इट विल बी ब्लैक एंड इट विल बी रेड and apply the right rotation on 11, that is z's grandparent। इस केस में 7 जो है वो पेरेंट बन जाएगा, 11 उसके लेफ्ट पे आ जाएगा और 14 पहले से उसके लेफ्ट पे था और 15 भी उसके राइट पे आ जाएगा। सो आप राइट रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, 7 के राइट पे 11 है, क्योंकि आपने राइट रोटेशन अप्लाई किया है तो 11 जो है वो नीचे चला जाएगा, 7 टॉप पे आ जाएगा, 14 राइट पे रहेगा जैसे पहले से ट्री में मौजूद था और 15 भी उसके राइट पे आ जाएगा। अब बाकी जो चाइल्ड है उनको सेट कर लेते हैं कि 7 के लेफ्ट पे कौन आएगा। 7 के लेफ्ट पे एक्चुअली ये वाला ट्री पहले से मौजूद है, 7 के राइट पे 8 मौजूद है, 7 के राइट पे तो 11 लग चुका है। सो लेफ्ट वाला जो मसला है उसमें तो चीज़ें सिंप्लीफाइड हैं कि आपने जो ट्री पहले से था उसके लेफ्ट पे वो आपने यहाँ पे लगा देना है। अब मसला रहेगा 8 का, 8 कहाँ पे लगेगा, 8 एक्चुअली 11 के लेफ्ट पे लग जाएगा। अब हम इसकी कलरिंग देख लेते हैं कि कलरिंग हमने इसकी कैसे करेंगे। जो ब्लैक नोट्स हैं पहले उसको हल कर लेते हैं। 14 का कलर पहले से ही ब्लैक था और इसकी कलरिंग भी हमने चेंज नहीं की। 8 का कलर भी ब्लैक था और इसकी कलरिंग भी हमने चेंज नहीं की। 5 और 1 के कलर भी ब्लैक थे और इसका कलर भी हमने चेंज नहीं किया। Z का कलर रेड था और हमने Z के कलर को भी नहीं छेड़ा। 4 का कलर रेड था, उसके कलर को भी हमने नहीं छेड़ा और 15 के कलर को भी हमने रेड ही रहने दिया। जो हमने कलर चेंज किया है वो 7 और 11 का चेंज किया है। 7 को हमने ब्लैक किया था और 11 को रेड किया था। सो केस 3 के अंदर जो दो काम मैंने आपको बताए हैं वो पहला काम रिकलरिंग करना है। Z के पेरेंट को ब्लैक, Z के ग्रैंड पेरेंट को रेड एंड अप्लाई द राइट रोटेशन ऑन द Z's ग्रैंड पेरेंट। सो दिस इज द समरी कि हमने कैसे इंसर्शन की है 4 की और उसके बाद रिकर्सिवली ट्री को फिक्सअप किया है। सो आइडिया ये है कि जैसे बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन होती है वैसे आप एलिमेंट को इंसर्ट करें, उसका कलर रेड सेट कर दें और उसके बाद जब तक आपका ट्री फिक्सअप नहीं हो जाता तब तक आप उसके ऊपर ट्री फिक्सिंग अप्लाई करते रहें। सो केस 1 जो था वो ये था कि Z का जो अंकल है वो रेड है, जो Y था वो रेड था Z का अंकल। केस 2 और केस 3 में Z का अंकल ब्लैक है और फर्क सिर्फ इतना है कि केस 2 में जब केस 2 आपने अप्लाई करना हो तो उसमें कंडीशन ये है कि Z जो है वो अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है और केस 3 में Z अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है। सो हम आगे ये देखते हैं कि इसको सूडो कोड में कैसे लिखा जा सकता है। सो दिस इज द सूडो कोड। इसमें सिंपली आप देखेंगे RB इंसर्ट का जो कोड है उसके अंदर पहली 13 लाइंस के अंदर आप नॉर्मली जैसे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्शन करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे इंसर्शन करेंगे। एट द एंड लाइन नंबर 16 में आपने Z का कलर रेड सेट किया है और RB इंसर्ट फिक्सअप आपने कॉल कर दिया है। आर्बिट्री इंसर्ट फिक्सअप जो है उसके अंदर कंडीशन ये है कि जब तक Z का जो पेरेंट है वो रेड है तब तक आपने ये प्रोसीजर चलाते रहना है। एक्चुअली ये रिकर्सिव प्रोसेस है जिसमें आप ट्री को फिक्सअप करते हैं। सो जो पहला केस है वो ये है कि अगर Z का जो अंकल Y है वो रेड है तो उस केस में आपने क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। जस्ट आपने रिकलरिंग अप्लाई करनी है और Z को उसके ग्रैंड पेरेंट पे सेट कर देना है। अदरवाइज केस 2 में आपने सिंपली लेफ्ट रोटेशन करनी है और केस 3 में रिकलरिंग प्लस राइट रोटेशन आपने अप्लाई करनी है।
नेक्स्ट ऑपरेशन इन द आर्बिट्रीज इज डिलीशन फ्रॉम द ट्री। सो जब आप ट्री से डिलीट करेंगे तब भी कलरिंग स्कीम खराब होगी, उसे करेक्ट करना पड़ेगा। So due to shortage of time, I am leaving it as an exercise. So you are not responsible to complete this exercise but to explore how the deletion happens. So अगर हमें टाइम मिला हम इस डिलीशन को भी देखेंगे इस कोर्स के अंदर। सो अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं आप अपनी बुक से 13.4 आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। सो द फाइनल वर्ड्स के रेड ब्लैक ट्रीज हमने क्यों देखे। सबसे पहला मसला ये था कि बाइनरी सर्च ट्री में जब ट्री की हाइट मेंटेन नहीं रहती, क्योंकि सर्च इंसर्शन डिलीशन के ऑपरेशंस हाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। रेड ब्लैक ट्रीज में हमने रेड और ब्लैक की कलरिंग स्कीम के थ्रू ये फैसला किया कि हम उसकी हाइट को मेंटेन करेंगे। जो मैक्सिमम हाइट इसकी बनी थी डेट वाज 2 log n+1। तो इसकी वजह से जितने भी ऑपरेशन हैं वो गारंटीड हैं कि अब भी वो log n में परफॉर्म हो जाएंगे। पहली दुनिया ये थी कि हमने सॉर्टेड एरेस यूज़ की, दूसरी दुनिया ये थी हमने लिंक लिस्ट यूज़ की, और तीसरी दुनिया ये थी कि हमने बाइनरी सर्च ट्रीज यूज़ किए। लेकिन मसला वहीं पे था कि बाइनरी सर्च ट्री में जब ट्री का झुकाव एक तरफ हो जाता है उस केस में हमें जितने भी ऑपरेशन हैं वो नल एंड वाइड हो जाते हैं। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जब हमने कलरिंग स्कीम ऐड की ताकि वो सेल्फ बैलेंसिंग हो सके, उसको हमने आर्बिट्रीज का नाम दिया। और वी आर हैप्पी कि जितने भी ऑपरेशन हैं अब गारंटीड हैं कि वो बिग log n में परफॉर्म होंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। जो फाइनल वर्ड्स हैं अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री एंड रेड ब्लैक ट्रीज, क्योंकि ये एडवांस्ड डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसके ऊपर हमें ने एनालिसिस भी करके देखा, उसमें डिज़ाइन टेक्निक्स भी देखेंगे, ट्री के अंदर इंसर्शन डिलीशन और उसकी रिट्रीवल को कैसे इजी बनाया जा सकता है। ये जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं डेटाबेस में डीबीएमएस इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत इंतहाई अहम हैसियत की हामिल होती हैं। इसमें एडवांस टॉपिक्स जो हैं वो एवीएल ट्रीज हैं, बी ट्रीज हैं, बी प्लस ट्रीज हैं। जब भी आपने डीबीएमएस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी है डीबीएमएस की, आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, रैम में है, स्टोरेज में है, उनके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप जब इंडेक्सेस अप्लाई करते हैं या डाटा को सर्च करने की कोशिश करते हैं, वेयर की क्लॉज लगाते हैं डेटाबेस में, तो डाटा कितनी स्पीडीली रिट्रीव होकर आता है। उस केस में आप इन डाटा स्ट्रक्चर्स को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं।